सुप्रभात, नमस्कार, वंदन बच्चों। आज जो है क्लास 11th का हिस्ट्री है ना, रोमन साम्राज्य चैप्टर का नाम है रोमन साम्राज्य, उसका पार्ट थर्ड हम लोग आज देखेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि रोमन साम्राज्य का जो है पतन का क्या कारण था। अच्छा, पतन के कारण से पहले हम लोग ये जान लें कि रोमन साम्राज्य में जो है तीन तरह के जो है काल चला, है ना। पहला है राजतंत्र। पहला राजतंत्र हम लोग देख कर के आ रहे हैं, जो कि रोमुलस और रेमस के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था। और रोमुलस जो है 753 बीसी में जो है राजतंत्र कह सकते हैं, या फिर रोम नगर की स्थापना किया था। कब? 753 बीसी में। और राजतंत्र जो चला वो 510 बीसी तक जो है राजतंत्र चला था। ठीक है ना, ये हम लोग देख लिए थे। दूसरा हम लोग काल देखें गणतंत्र। क्या देखें? गणतंत्र। अब इसमें जो है हम लोग देखें कि जूलियस सीजर वगैरह या पोम्पी या फिर क्रेशस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और गणतंत्र में जो है विशेष रूप से किसका रोल था? सीनेट का। ठीक है ना। सीनेट जो है एक संविधान के जैसा, संसद के जैसा जो है रोमन साम्राज्य के अंदर काम किया था। और सीनेट में जो है दो कौंसल की चुनाव करता था। ठीक है ना। और सीनेट के अंदर जो हुआ करता था वो समृद्ध और संपन्न परिवार के लोग ही यहाँ पर जो है इसके सदस्य होते थे। तो हम लोग देखेंगे कि गणतंत्र काल का अंत कैसे हुआ, या 510 बीसी से ये जो शुरू हुआ। कब? 510 बीसी से लेकर के 27 बीसी तक जो है ये गणतंत्र का काल चला था। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग जो है 395 बीसी के आसपास रोमन को क्या कर दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया जाता है। इधर होता है पूर्वी, है ना, पूर्वी रोमन साम्राज्य, और इधर जो है वो है पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ठीक है, या पश्चिम। इधर वाले को यूनान, ग्रीस या ग्रीक, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इधर वाले को लैटिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लैटिन नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पूर्वी और ग्रीक साइड जो है पैट्रिशियन वर्ग के लोग रहते थे, जो पूरे संपन्न और कह सकते हैं कि अमीर लोग हुआ करता था, जिसे अभिजात वर्ग कहा जाता था। उस वर्ग के लोग जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य में रहता था। और लैटिन जो है वो जो है प्लेबियन वर्ग का, यानी जो सामान्य वर्ग के लोग थे, वो जो है यहाँ निवास करता था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का जो है पतन, और पश्चिमी रोमन साम्राज्य में ऐसा क्या हुआ था जो इस साम्राज्य का जो है पतन हो जाता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको कुछ जानकारी दे दूं कि जब रोमन साम्राज्य में गणतंत्र में एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता किसमें थी? सीनेट नामक संस्था में। आपको मैंने बताया कि सीनेट नामक जो संस्था था वो रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की शासन व्यवस्था को जो है संचालित और नियंत्रित करता था। ठीक है ना। और सीनेट पर जो है पैट्रिशियन अर्थात संपन्न लोगों के एक छोटे से समूह का एकाधिकार था। यानी सीनेट में जो है पैट्रिशियन वर्ग के लोगों को ज्यादा जो है दबदबा था, यानी वर्चस्व था। पैट्रिशियन वर्ग के लोगों का दबदबा था। अच्छा, यहाँ जब दो कौंसल की बात होती थी, जब दो कौंसल की बहाली होती थी, तो जो है यहाँ पर जो है पैट्रिशियन वर्ग के ही लोगों को चुना जाता था। और जो सीनेट के सदस्य होते थे परमानेंट होते थे, जबकि कौंसल जो चुना जाता था वो 1 वर्ष के लिए चुना जाता था। जो दो कौंसल की जो चुनाव होती थी सीनेट के द्वारा होती थी। सीनेट में किस तरह के लोग सदस्य थे? तो पैट्रिशियन वर्ग के लोग, जो आर्थिक रूप से काफी संपन्न और अमीर हुआ करता था। और जो कौंसल चुना जाता था वो भी पैट्रिशियन वर्ग के ही लोगों को चुना जाता था, लेकिन कौंसल जो है 1 वर्ष के लिए चुना जाता था। ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में जो है पार्ट 2 में देख करके आ रहे हैं। और केवल पैट्रिशियन पुरुष ही इसके जो है सदस्य हुआ करता था। सीनेट जो है, सीनेट का जो सदस्य हुआ करता था बच्चों, वो पैट्रिशियन वर्ग के पुरुष जो है सीनेट का सदस्य हुआ करता था। इस प्रकार व्यवहारिक रूप में गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सीनेट के माध्यम से संचालित होता था। यानी कहने का मतलब है कि जो सीनेट में जो है पैट्रिशियन वर्ग कहिए या अभिजात वर्ग कहिए, जो अभिजात कहने मतलब जो कह सकते हैं कि भूमि का स्वामी हुआ करता था, या फिर कह सकते हैं कि राजा किस्म के लोग होता था, वही जो है सीनेट का सदस्य हुआ करता था। और सरकार का शासन जो है सीनेट के माध्यम से नियंत्रित और संचालित किया करता था। सीनेट की सदस्यता आजीवन होती थी। मैंने जिसे कहा कि सीनेट का जो सदस्य हुआ करता था आजीवन हुआ करता था। और जो कौंसल की जो चयन हुआ करता था वो 1 वर्षों के लिए किया जाता था। सीनेट के सदस्यों का चयन इसके सदस्यों द्वारा ही होता था। जो सीनेट का सदस्य होता था उसी के द्वारा जो है कौंसल के चुनाव हुआ करता था। सीनेट के पास व्यापक अधिकार था, यानी कुल मिलाकर के शासन का अधिकार, नियम बनाना, कानून बनाना, उसको लागू कराना, है ना, या कौंसल का चुनाव कराना, सब सीनेट के माध्यम से होता था। तो सीनेट का बहुत ज्यादा अधिकार था। तथा अधिकांश सीनेट बड़े बड़े भूमिपति थे, यानी जो भूस्वामी था वो सीनेट में शामिल था। ठीक है ना। और बड़े बड़े लोग ही जो हैं
रोमन साम्राज्य को संचालित करता था। प्लेबियन वर्ग को तो प्ले करता था, लोग खेलता था इधर से उधर, इधर से उधर, ठीक है ना, उन लोगों को शोषण करता था। इस प्रकार रोमन साम्राज्य पर भूमिपति कुलीन तंत्र का शासन था। कुलीन वर्ग, आप ये वर्ड जो है आपको बराबर आएगा। कुलीन वर्ग जो है, यानी कुलीन वर्ग जो है वो अभिजात वर्ग या पैट्रिशियन वर्ग को ही कहा जाता है। यानी रोमन साम्राज्य के अंदर जो है भूमिपति कुलीन तंत्र का पूर्ण रूप से सीनेट पर कब्जा था और उसी के द्वारा संचालित रोमन साम्राज्य होता था। और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कि कैसे पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, इसके क्या क्या कारण थे। तो पश्चिमी रोमन के पतन के कारणों का निम्न प्रकार वर्णन कर सकते हैं। पहला कहता है रोमन के पतन का सबसे मुख्य कारण जर्मन की आरंभ जातियों, देखिए असभ्य जातियों के आक्रमण। देखिए जो है बहुत ही रोमन साम्राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप हो रहा था, लेकिन असभ्य जातियों के द्वारा जब रोमन साम्राज्य में आक्रमण हुआ और वहाँ के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए या फिर जो सोना चांदी मंदिरों में लगाया गया था वो लूटपाट शुरू हो गया। फ्रांस, जिसको गौल कहा जाता था, रोमन साम्राज्य का जब गणतंत्र या राजतंत्र चलता था तो वहाँ फ्रांस नहीं बोला जाता था, उसको गौल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फ्रांस का एक इतिहासकार बताता है कि रोम की सभ्यता का अंत प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ, यानी कहने का मतलब है कि ना बाढ़ से ना काल से, है ना, बल्कि उसकी हत्या कर दी गई थी। कुल मिलाकर के जो है जर्मन में शुरू से जो है असभ्य जाति रहे हैं। आप एक जर्मन का एक अलग पढ़ेंगे, हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, हिटलर, ठीक है ना, तो ये आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग रोम बीसी की बात कर रहे हैं, तो उस समय से लेकर असभ्य था, जो कि रोमन साम्राज्य का पतन का एक कारण बना। बोले इस कथन में कुछ सीमा तक सच्चाई हो सकती है, यानी जो इतिहासकार जो है जो बता रहा है, फ्रांस का इतिहासकार, कुछ ना कुछ साक्ष्य जरूर पाया गया होगा, तब जो है फ्रांस के इतिहासकार ने जो है रोमन सभ्यता का अंत के बारे में लिखा है। किंतु यह कहना उचित नहीं है, यानी बिना एविडेंस का, बिना प्रूफ का ये कहना कि जर्मनी के असभ्य जातियों के द्वारा ही रोमन का पतन हुआ, ये कहना उचित नहीं, यानी गलत है। बोल रहा है कि असभ्य जातियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा आक्रमण ही उस विघटन का कारण नहीं था, इसका कुछ और कारण है। इतिहासकारों का अनुमान है कि केवल लगभग 1 लाख ऑस्ट्रिगिथी ने इटली पर आक्रमण किया। देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रिया के लोग भी जो हैं रोमन पर आक्रमण किया था, सिर्फ जर्मन के लोग नहीं, ऑस्ट्रिया के लोग भी जो हैं इटली पर आक्रमण किया। एवं इतनी ही संख्या में विसिगिथ ने, विसिगिथ एक जाति का नाम है, जिस तरह असभ्य जाति बोल रहे हैं, बर्बर जाति बोल रहे हैं, इसी तरह विसिगिथ जाति जो है ऑस्ट्रिगिथी में था। बोल रहा है कि ने बोल रहा है स्पेन एवं दक्षिण फ्रांस पर आधिपत्य कर लिया, यानी वहां पर जो अपना वर्चस्व जमा लिया, अपना शासन जमा लिया। जिन असभ्य एवं उजड़े लोगों ने जिब्राल्टर को पार करके उत्तरी अफ्रीका पर आक्रमण किया। देखिए उत्तरी अफ्रीका की जब बात होती है ना बच्चों, तो उत्तरी अफ्रीका में जो है कॉर्केज वगैरह था, जैसे अभी हम लोग मैप में देखेंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो ये उत्तरी लिखा हुआ है ना, ये अफ्रीका है, ठीक है ना, यहाँ जो है कॉर्केज वगैरह है ना, और यहाँ पर जो है आपका मिस्र वगैरह है। तो इसमें जो है यहाँ इधर ऑस्ट्रिया आप देखेंगे, इधर क्या है, एक ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया के जो है, या फिर यहाँ जर्मन है, तो जर्मन के लोग जो है रोम पर आक्रमण करके जो है रोम की सभ्यता का अंत, जैसा कि स्टेटमेंट में इतिहासकार लोगों ने लिखा हुआ है। तो अफ्रीका पर में भी जो है कब्जा कर लिया जो है यूरोप के कुछ देश, जैसे बोला जा रहा है जर्मनी या फिर ऑस्ट्रिया का, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट के द्वारा हम लोग पढ़ते जाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ कहता है कि अब ये देखिए उनकी संख्या लगभग 80,000 थी, जो कि उस प्रांत की कुल जनसंख्या का 1% भाग था। इतना लोग जो है आक्रमण किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा कारण क्या है। तो दूसरा कारण को हम लोग समझते हैं। बोला है कि एक अमेरिकन इतिहासकार का कहना है कि यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप में तो युद्ध ही साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण प्रतीत होता है। जितना युद्ध होता है, युद्ध के कारण आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी साम्राज्य के विकास पर नहीं बल्कि विनाश पर लगाया जाता है। तो यही जो है रोमन साम्राज्य का पतन का कारण प्रतीत होता है, ये अमेरिकन इतिहासकार का कहना है। किंतु उसका वास्तविक कारण साम्राज्य के आंतरिक ढांचे में त्रुटियां थी। अगर हम लोग आंतरिक ढांचे की बात करें रोमन साम्राज्य के अंदर, तो जो भी ढांचा था वो सीनेट के द्वारा तैयार किया गया था। जो भी रोमन साम्राज्य के नियम कानून कायदे, सेना या कौंसल का जो भी चुनाव होती थी वो सीनेट के द्वारा होता था। तो कहीं ना कहीं सीनेट पर जो कब्जा था वो एक जाति या एक वर्ग का दबदबा ज्यादा था, क्योंकि रोमन साम्राज्य में 2 तरह के लोग रहते थे। रोम या रोमन साम्राज्य में जो है बच्चों 2 तरह के लोग होते थे, एक उच्च जाति, एक निम्न जाति। तो उच्च जाति हम किसको कह रहे हैं, तो उच्च जाति जो है पैट्रिशियन को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, पैट्रिशियन वर्ग के लोगों को बोल रहे हैं। यही जो है सीनेट पर जो है कब्जा बना करके रखा था। जबकि प्लेबियन, हम प्लेबियन की बात करते हैं तो इनको जो है सिर्फ मोहरा बनाया गया,
ठीक है। तो यही बोल रहा है कि आंतरिक ढांचे की त्रुटियां के कारण जो है रोमन साम्राज्य का अंत हुआ। अब यहाँ पर समझिए, केवल रोमन साम्राज्य ही इस आर्थिक रोग से ग्रस्त नहीं था, सिर्फ रोमन साम्राज्य की बात नहीं है, बल्कि प्राचीन सभ्यताएं भी इस रोग का शिकार हो गया। यानी जब जब युद्ध हुआ साम्राज्य के अंदर, सभ्यता के अंदर, या तो सभ्यता का अंत हो गया या फिर कहिए साम्राज्य का अंत हो गया। तो युद्ध क्या है? युद्ध जो है विकास का विनाश होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी देख रहे होंगे तत्काल में कि इजराइल जो है इराक पर वार कर रहा है और यहाँ तक कि खाना खाने का भी मौका इराक वाले लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इराक की तबाही हो गई है। तो युद्ध के कारण जो है साम्राज्य और सभ्यता का अंत हुआ है। अब यहाँ बोलता है कि यह समस्त राज्य कम उत्पादकता की समस्या से ग्रस्त है। कम उत्पादकता कहने का मतलब है कि आप सिंचाई की व्यवस्था नहीं देंगे किसानों को, या फर्टिलाइजर की व्यवस्था नहीं देंगे, उत्तम किस्म का बीज नहीं देंगे, अच्छा माहौल, अच्छा बाजार नहीं देंगे, तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है, आपकी जो साम्राज्य है, वो पतन की ओर जाना शुरू हो जाता है। बढ़िया, नवपाषाण युग के बाद उच्च तकनीक के विकसित ना होने का परिणाम था। यानी देखिए, जितना तेजी से तकनीकी विकास करता है उतनी तेजी से सभ्यता, उतनी तेजी से साम्राज्य, उतनी तेजी से अर्थव्यवस्था विकास करती है। तो यहाँ बोल रहा है कि तकनीकी का जो विकास हुआ ना, धीमी गति से हुआ, ठीक है, जिसके कारण जो है रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, क्योंकि इस तकनीकी के फलस्वरूप ही चक्र, बारबान और सौर कैलेंडर जैसे महत्वपूर्ण आविष्कार। देखिए, यहाँ पर जो है कैलेंडर का आविष्कार जो है मेसोपोटामिया में भी हुआ था। और अगर आप चंद्र चक्र की बात करें कि जैसे जैसे चांद जो है अपना पूर्ण रूप लेता है, आधार लेता है, उस आधार पर जो है भी कैलेंडर का तैयार किया गया था, है ना, ये आविष्कार किया गया था। तो अब यहाँ पर हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, रोमन साम्राज्य का अंत का क्या कारण था। तकनीकी क्षेत्र में प्रगति का एक कारण दास प्रथा भी था। देखिए, अगर आप अपने साम्राज्य के अंदर किसी को शोषण करेंगे, किसी को गुलाम बनाएंगे, किसी को जो है दास बनाएंगे, है ना, तो धीरे धीरे जो है अर्थव्यवस्था का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। ठीक है, बुराई की, क्योंकि स्वतंत्र रूप से जो दास काम करना चाहता है वो काम नहीं कर पाता है दास प्रथा में, ठीक है ना। यही कारण है कि साम्राज्य का पतन हुआ। बुराई की इन सभी सभ्यताओं का अभिन्न अंग थी, किंतु उस समय शासकों का दृष्टिकोण यह था कि कुछ व्यक्ति शासन करने हेतु जन्म लेते हैं। देखिए, पैट्रिशियन क्या था? ये संपन्न परिवार से बिलोंग करता था, संपन्न परिवार, ठीक है ना। पैट्रिशियन जो था वो संपन्न परिवार, यानी जो है आर्थिक रूप से काफी जो है सशक्त था, मजबूत था, और यही जो है रोमन साम्राज्य में शासन किया। तो कुछ वर्ग ऐसे जो होते हैं, जबकि पैट्रिशियन अल्पसंख्यक था, फिर भी जो है प्लेबियन पर क्या किया? शासन किया, ठीक है। और प्लेबियन के लोगों को जो है दास बनाया, जंगली जानवरों से लड़ने पर मजबूर किया, मजदूरी करने पर मजबूर किया, है ना, और युद्ध करने पर भी मजबूर किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कहता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जन्म केवल इसलिए ही होता है कि सिर्फ शासन करे। यदि दास इस बात को स्वीकार ना करे तो बिल्कुल न्यायपूर्ण होगा, ठीक है। देखिए, अभी भी भारत में कांग्रेस में, देखिए कांग्रेस एक पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस एक जो है पार्टी भारत में राजनीतिक पार्टी है, और इसमें जो है अध्यक्ष का जब भी चुनाव होता, अध्यक्ष का, तो कुछ परिवार से रिलेटेड ही लोग वहाँ जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो है कुछ गांधी परिवार हैं जो राजभोग के लिए पैदा हुए हैं। जिस तरह रोमन साम्राज्य में पैट्रिशियन वर्ग शासन के लिए सिर्फ जन्म लिए, उस तरह गांधी परिवार जो है ना भारत में, गांधी परिवार भी शासन के भोगी के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार दासों ने अपने परंपरागत व्यवसायों में सुधार करने का उत्साह नहीं रहता था। देखिए, किसी भी देश, अर्थव्यवस्था, समाज का विकास जो होता है उस व्यवसाय से होता है, ठीक है ना, बाजार से होता है, आपको ये याद रखना है। सभी की समस्याओं का समाधान बाजार से ही निकलता है। अब बोला है कि दासों के स्वामियों में तकनीकी विकास के प्रति उत्साह नहीं था। नहीं, लोग तकनीकी विकास, देखिए दास लोग चाहता है कि हमको इतना शोषण करता है तो हम क्यों काम करें, इतना बढ़ चढ़ करके क्यों काम करें, ठीक है ना। यही कारण है कि उत्साह उन लोगों में नहीं देखा जाता था। जब तक उन्हें जो है दासों की सेवाएं प्राप्त हुई, 4वीं शताब्दी तक दासों की कमी होना आरंभ हो गया। लोग जो है अपना कह सकते हैं कि जनसंख्या भी बढ़ाना बंद कर दिया था। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगस्टस या ऑक्टिवियन के बारे में हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं। एक और हम लोग राजा के बारे में पढ़ेंगे, है ना, सम्राट अगस्टस के बारे में। तब आपको जो है पता चलेगा कि अगस्टस जो है वो क्या कर रहा था। अगस्टस जो है वो विवाहितों को, जो विवाह करता था उसको प्रोत्साहित करता था, जो अधिक से अधिक बच्चे जन्म देता था उसको नौकरियां देता था, और जो बेचलर रहता था, जो विवाहित है लेकिन अगर वो बच्चा जन्म नहीं देता था तो उस पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाया जाता था। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे अभी, ठीक है ना। तो दास प्रथा के कारण आंतरिक आर्थिक व्यवस्था में भी मंदी आ गया। वो लोग जो है काम तेजी से नहीं करने लगा, क्योंकि वो लोग नाराज था, वो लोग को
शोषण किया जाता था, है ना, उन लोगों को दास बनाया, गुलाम बनाया जाता था, कम्युनिटी प्रथा के द्वारा काम करवाया जाता था, इसीलिए उत्साह नहीं था। तो ये कारण है कि बाजार में मंदी आने लगी और साम्राज्य का अंत हो गया। थोड़ा कि दासों की क्रय विक्रय भी होता था बड़े पैमानों पर, थोड़ा कि दासों की क्रय शक्ति अत्यधिक कम होने लगी, यानी जैसे जैसे दास की कमी होने लगा तो महंगा बिकने लगा होगा। और राजा क्या करता था, अपनी जब बेटी की शादी करता था ना, तो दास खरीद करके बेटी के साथ उनकी सेवा के लिए जो है भेज दिया जाता था। तो यही कारण है कि रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। अब चौथा कारण भी हम लोग देख लेते हैं, बोला कि कुछ समय के लिए तो साम्राज्य में मूल ढांचे की त्रुटियां पर पर्दा डाला गया। देखिए अभी भी जो है देश के अंदर देखे होंगे कि जब कोई गलत काम होता है तो उस पर जो है नजरअंदाज करना, पर्दा डालने का मतलब है नजरअंदाज करना, ठीक है। अभी जैसे देश के अंदर जो है रोहिंग्या को भगाया जा रहा है, लेकिन कुछ राज्यों ने जो है, खास करके झारखंड भी आप देख सकते हैं, और रोहिंग्या को कोऑपरेट कर रहा है, बस मेरे राज्य में तो कोई है ही नहीं, लेकिन बिना इंक्वायरी किए कैसे पता चले, तो उस पर क्या कर दिया जा रहा है, पर्दा डाला जा रहा है, तो देश का विनाश है। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है क्योंकि विजय अभियानों द्वारा लूट का माल विजित राज्यों से कर और खाद्य पदार्थ एवं दास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते थे। जिस राज्य से जीतता था ना, उन लोगों को क्या करता था, सबसे पहले तो गुलाम बनाता था, सबसे पहले तो दास बनाता था, और जो भी उसके यहाँ जो है माल होता था उसको लूट लेता था, ठीक है। यानी जिस राज्य में जीतता था राजा लोग, सम्राट लोग, उस वहाँ के निवासियों को तो सबसे पहले दास बनाता था और वहां से लूटे गए माल अपने राज्य ले आता था। थोड़ा किंतु इस काल के तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति को सीमा तक ही विजय अभियान चलाया जा सकते थे। इन सीमाओं का संचार साधनों के अभाव के कारण साम्राज्य का विस्तार नहीं हो सकता था। देखिए साधनों के अभाव में जो है साम्राज्य का विस्तार नहीं हो सकता। अगर आपके पास संसाधन का अभाव है तो देश का विकास संभव नहीं है। इस प्रकार चीन की भांति रोम भी कुछ सीमा तक ही अपने राज्य विस्तार कर सका, अन्य ज्यादा। देखिए साधन का अभाव है तो आप लड़ भी नहीं पाइएगा, अपने राज्य के अंदर जो भी निवासी है उसको व्यवस्था नहीं दे पाइएगा, तो धीरे धीरे जो है साम्राज्य क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, टुकड़ा होने लगता है। जैसे कि अभी पश्चिमी हम लोग रोम की बात कर रहे हैं। इसके बाद इन राज्यों की सीमाएं निश्चित हो गई, बल्कि कहता है कि यह सीमाएं सिकुड़ने लगी। अब तक जिन त्रुटियों पर पर्दा डाला हुआ था अब सामने आने लगा। देखिए जब जो है विघटित होने लगता है, जब टूटने लगता है, जब त्रुटियां सामने आने लगती हैं, तो निश्चित रूप से सीमा जो होता है वो सिकुड़ने लगता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा, सेना जो पहले दौलत और दासों की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन था, अब राज्य पर बोझ बन गया। देखिए जो कार्यशील जनसंख्या नहीं होती, ऐसे ही अर्थव्यवस्था और साम्राज्य के लिए बोझ हो जाता है, ठीक है ना। बड़ा इसी प्रकार राज्य विस्तार के समय अफसरशाही का आकार बहुत अधिक बढ़ गया। आज भी देख सकते हैं कि अफसरशाही चलता है। क्या चल रहा है, अफसरशाही। आप अगर कोई ऑफिस चले जाएं तो वहां अगर आपको काम करवाना है तो अफसर लोगों को घूस चाहिए, रोड में चलिए तो पुलिस को घूस चाहिए, समाज में काम कराना है तो मुखिया को घूस दीजिए, स्कूल में कुछ कराना है तो प्रिंसिपल को घूस दीजिए, प्रैक्टिकल लेना है तो टीचर को घूस दीजिए। तो हर जगह जो है अफसरशाही। यही कारण है कि साम्राज्य का पतन हो जाता है। बोला है कि नौकरशाही एवं सेना का बहुत अधिक बोझ बढ़ने से मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गया था। मुद्रास्फीति जो है देखिए ये जो है इकोनॉमिक्स का है, यानी अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। अब बोलिएगा अक्सर हिस्ट्री के साथ जो है इकोनॉमिक्स को जोड़ के बता रहे हैं। ये यहाँ बोल रहा है मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कि जैसे जैसे उत्पादन घटेगा, जैसे जैसे उत्पादन घटेगा वैसे वैसे वस्तुओं की कीमत निरंतर बढ़ती जाएगी, तो वैसी स्थिति को मनी इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा का विस्तार इतना अधिक हो जाने से मुद्रा का मूल्य कम हो गया, यानी जैसे बिना मतलब का मुद्रा अगर आप छाप दीजिएगा, ठीक है ना, तो तब भी जो है कह सकते हैं कि वस्तुओं का कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है केंद्रीय बैंक नियंत्रित करती है, मुद्रा को छापना या मनी इन्फ्लेशन को रोकना, ठीक है। ये सब जो है किसी भी देश अर्थव्यवस्था का जो केंद्रीय बैंक होता है उसका जो है रोल रहता है, भूमिका रहता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बुरा व्यापारी पुनः वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार करने लगे। अब देखिए मुद्रा का इस्तेमाल नहीं होने लगा, यहाँ बोल रहा है वस्तु विनिमय। विनिमय क्या होता है बच्चों, विनिमय भी जो है एक इकोनॉमिक्स का विषय है। जब हम किसी वस्तु को बाजार से खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहां पर वस्तु के बदले हम मुद्रा या फिर मुद्रा के वस्तु के बदले वस्तु का अगर हम लेन देन करते हैं तो उसको एक्सचेंज या विनिमय कहते हैं। बच्चों विनिमय जो होता है, विनिमय दो प्रकार का होता है। पहले प्राचीन कालों में वस्तु विनिमय होता था जिसको बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है, बार्टर सिस्टम। और अब जो है अभी वर्तमान में जो है मुद्रा विनिमय चलता है। किसी भी वस्तु को हम लोग जब खरीदते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग करेंसी देते हैं, पैसा देते हैं, तो उसको मनी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जैसे मुद्रा जो है इतना ज्यादा हो गया कि मनी इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो लोग क्या करने लगे, वस्तु विनिमय शुरू कर दिया, यानी वस्तु के बदले ही वस्तु हम देंगे। जब आप वस्तु दीजिएगा ये, यानी जो भी विक्रेता हुआ करता होगा, जिस वस्तु को उसको आवश्यकता होगा और जो बेच रहा होगा तो अगला से बोलता होगा कि हमको ये चीज चाहिए तो अभी हम आपको ये वस्तु दे सकते हैं।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि उद्योगों का नगरों से गांवों की ओर जाने से प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई। देखिए क्या बोला, उद्योग का नगरों से गांव की ओर जाना, लोग गांव से नगर की ओर आता है, लेकिन होने क्या लगा कि अब जो है नगर में ना रह करके लोग गांव की ओर निवास करने लगा। ये भी रोमन साम्राज्य का पतन का कारण है। आज भी गांव के लोग, जब गांव के बच्चे पढ़ना होता है तो नगर की ओर, शहर की ओर जाते हैं, ना कि गांव से लोग नगर की ओर प्रस्थान करने का मतलब है कि वह विकास करना चाहता है। लेकिन रोमन साम्राज्य के अंदर जो है नगर से जो है गांव की ओर लोग लौटने लगा, अर्थात उद्योगों का नगरों से गांवों की ओर जाने की यह प्रवृत्ति जो है अधिक बढ़ गई, है ना, और वस्तु विनिमय लोग करने लगे। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है साम्राज्य का पतन का कारण है। वो रहा कि दासों की आपूर्ति कम होने से, यानी जो है कोई सेवा करने वाला लोग रहने नहीं लगा, तो लोग अब क्या करने लगा, तो नगर से जो है गांव की ओर प्रस्थान करने लगा। ठीक है, अब वो रहा कि श्रमिकों को ढूंढने हेतु अन्य साधन जुटाने पड़े। गाँवों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने तथा शिल्पकारों की संख्या बढ़ने से ग्राम आत्मनिर्भर एवं समृद्ध हो गया। देखिए यहाँ पर जो है शहर के बजाय जो है गांव आत्मनिर्भर होने लगा। जो शिल्पकार की संख्या गांव में ज्यादा था, जो सेल्फ डिपेंड था, अपनी कला के द्वारा जो वस्तुओं का निर्माण करता था फिर बाजार में बेचता था, ये आत्मनिर्भर था, सेल्फ डिपेंड था, है ना, और काफी समृद्ध था, अमीर था। ठीक है, इससे साम्राज्य में शांति भंग होने लगी। नगर के बजाय जो है गांव के लोग संपन्न होने लगे, आत्मनिर्भर होने लगे, समृद्ध होने लगे। तो ऐसे में नगरों का क्या हो गया, पतन हो गया। अब छठा कहता है कि आर्थिक विकेंद्रीकरण के कारण राजनीतिक विकेंद्रीकरण भी होने लगा। जैसे लोग, राजा लोग अर्थ पर अधिकार जमाने लगा, राजनीति पर भी अधिकार जो है सिर्फ पैट्रिशियन वर्ग का होता था, जिसके कारण भी साम्राज्य का पतन हुआ। बड़ा कि व्यापार में गिरावट आने एवं राज्य की अन्य आय में कमी होने से भी साम्राज्य आर्थिक ढांचा धीरे धीरे जो है बिखरने लगा। देखिए जो अगर राजतंत्र अगर चलाइएगा देश के अंदर, साम्राज्य के अंदर, तो क्या होगा, आर्थिक विकेंद्रीकरण मतलब है कि कुछ लोगों के पास ही जो है पैसा अधिक मात्रा में रहता है, और अभी जैसे मान लीजिए 100% में 10% पैट्रिशियन है। पैट्रिशियन कितना परसेंट, 10% पैट्रिशियन, और 90% जो था वो प्लेबियन था, सामान्य लोग था, प्लेबियन था। ठीक है, तो यहाँ जो है मान लो कि 90% जो है पैसा इसमें है और मात्र लोग के पास 10%। इसी को विकेंद्रीकरण कहा जा रहा है, यानी कुछ खास वर्गों के पास जो है पैसा घूमते रहता था, सिर्फ पैट्रिशियन वर्ग। यही कारण है कि साम्राज्य जो है तहस नहस हो गया, विखंडित हो गया, बोला कि धीरे धीरे बिखर गया। डायलिक्सियन और कॉन्स्टेंटाइन ने इस ढांचे को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु संकट वास्तव में गहरा था। इन सभी प्रयासों का लाभ ना हो पाया। इन दोनों के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे यहाँ हम लोग देखेंगे 7वां पॉइंट क्या कहता है, ये अंतिम पॉइंट है बच्चों। बोलता है कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन एवं इसके विपरीत पूर्वी रोमन साम्राज्य के स्थिर रहने का मुख्य कारण यह था कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था निर्बल और अविकसित था। यहाँ के सत्ता जो है परिवर्तनशील था, स्थिरता नहीं था, है ना। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था जो है निर्बल हो गया, कमजोर हो गया और अल्प विकसित रहा। अब बोले इटली में कृषि उत्पादन इतना अधिक नहीं था जितना कि मध्य पूर्वी घाटियों में था। इटली का सामान्यतः बाएं बोए गए बीजों की मात्रा से अधिक उपज 4 गुना होती थी। मध्य यूरोप की उपजाऊ धरती की अभी भी मध्यकालीन ढंगों के उपयोग में लाने की जरूरत थी। इसी प्रकार पश्चिमी रोमन साम्राज्य में उद्योगों का विकास अभी प्रारंभ हुआ था एवं पूर्वी साम्राज्य के औद्योगिक विकास से बहुत पीछे था। यानी पूर्वी में जो है काफी जो है औद्योगिक विकास हो चुका था, जबकि जो है पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंदर जो है अभी शुरुआत ही हुआ था कि अंत शुरू हो गया। बोला है कि यद्यपि रोमन साम्राज्य गंभीर समस्याओं से ग्रस्त थी, किंतु राज्य पश्चिमी भाग कम विकसित होने के कारण पूर्वी भाग से पहले उसका पतन, यानी पूर्वी का भी पतन हुआ लेकिन पूर्वी से पहले पश्चिमी रोमन साम्राज्य का जो है पतन हो जाता है। ठीक है, अब कहते हैं कि पूर्वी रोमन इसके 1000 वर्ष बाद तक जीवित रहा, 1000 साल तक फिर भी पूर्वी जो है रोमन साम्राज्य जिंदा रहा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं अगस्टस काल रोमन का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। अगस्टस सीजर का जो है कहानी हम लोग जानते हैं। अब होता है बच्चों कि हम लोग जो है राजतंत्र पढ़ के आ रहे हैं, राजतंत्र, दूसरा हम लोग पढ़ के आ रहे हैं गणतंत्र। रोमन साम्राज्य का पतन होने के बाद जो है गणतंत्र भी पतन हो जाता है। अब एक तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये तो पहला था और ये जो है दूसरा है। हम लोग तीसरा जो पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साम्राज्य काल। साम्राज्य काल पढ़ेंगे और ये साम्राज्य काल कब से कब, तो 27 बीसी, ध्यान दीजिएगा 27 बीसी से लेकर 284 ईस्वी के बीच हम लोग पढ़ाई करेंगे ईस्वी। ठीक है, और ईसा पूर्व, बीसी को ईसा पूर्व कहा जाता है।
साम्राज्य काल 27 BC से लेकर 284 ईस्वी के बीच। अब हम लोग जो हैं, अगर सम्राट अगस्टस सीजर की उपाधि कैसे मिला, अगस्टस को जो है सम्राट अगस्टस सीजर की उपाधि कैसे मिला, इसका कार्यकाल क्या था, इनके शासन काल को क्या कहा जाता था, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। ये जो है ऑक्टेवियन के बाद, ऑक्टेवियन के बाद वाला जो राजा है अगस्टस, ठीक है, उसके इसके काल को यानी इसके कार्यकाल को शांति का काल कहा जाता था। अगस्टस सम्राट अगस्टस सीजर का काल को जो है क्या कहा जाता था, शांति का काल कहा जाता था, शांति का काल, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसको शांति के काल को रोमन भाषा में या ग्रीक भाषा में जो है पेक्लो रोमाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेक्लो रोमाना, ये याद रखना है। पेक्लो रोमाना क्या है, ये आपको पूछ सकता है कि पेक्लो रोमाना से आप क्या समझते हैं। तो पेक्लो रोमाना का शाब्दिक अर्थ है शांति का काल, इसका काल तो शांति का काल, ठीक है। उसके बाद सम्राट तराजान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सम्राट अगस्टस सीजर के कार्यकाल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्यों इनके कार्यकाल को रोमन का स्वर्ण काल या शांति काल, स्वर्ण काल या फिर जो है शांति का काल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो बच्चों बता दें कि इनका जो सामाजिक जीवन रहा, अगस्टस का काल में सामाजिक जीवन, कैसा जीवन, सामाजिक जीवन जो रहा बच्चों, अविवाहित लोगों को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी से वंचित रखा जाएगा, क्योंकि सम्राट जनसंख्या बढ़ाना चाहता था, ठीक है ना। बोल रहा है कि पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी से वंचित रखा जाएगा। अब यहाँ जो है पैतृक संपत्ति से वंचित किसको रखा जाता था, लड़कियों को, ठीक है ना, जो विवाहित होकर के दूसरी जगह प्रवास हो जाता था तो उसको नहीं दिया जाता, तो उसको जो है सिर्फ उनके सुख सुविधा की चीजें दे दी जाती थी। लेकिन वहाँ क्या होता था कि बेटा लोगों को जो है कहिए कि वहाँ जो है पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था और लड़कियों को जो है संपत्ति का अधिकार दिया जाता था, क्योंकि उनसे ही जनसंख्या बढ़ने की उम्मीद थी। दूसरा है इनके कार्यकाल में क्या हुआ कि विवाहित दंपति जो था, जो विवाहित दंपति मतलब समझ रहे हैं, जो शादीशुदा, अगर निसंतान रहता है तो उसके करों में वृद्धि कर दी जाती थी। इनके सामाजिक काल का जो दूसरा पॉइंट बताता है ना, बहुत ही खतरनाक है। विवाहित किया लेकिन भगवान भरोसे अगर मान लिया जाए उस परिवार में बच्चा जन्म नहीं लेता है तो उनको कर में वृद्धि कर दी जाती थी। तीसरा पॉइंट कहता है कि जिस दंपति का संतान अधिक है उसे सम्राट प्रोत्साहित करता था, हाँ, और करों में छूट भी दे देती थी, साथ ही साथ सरकारी नियुक्ति में वरीयता भी दिया जाता था। किनके कार्यकाल में, तो अगस्टस सीजर के कार्यकाल में। इनका पूरा नाम जो है, पूरा नाम भी आपको कभी कभी पूछ सकता है, सम्राट अगस्टस सीजर, सम्राट अगस्टस सीजर पूरा नाम है, ठीक है ना। और इनके सामाजिक कार्यकाल में ये सारी चीजें हुई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ बच्चों बोला है कि अगस्टस ने शासन वह काल में रोम के प्रत्येक क्षेत्र में चहुमुखी प्रगति किया। इनके कार्यकाल में जो है, अगस्टस के कार्यकाल में हर तरह का विकास हुआ, चाहे रोड की बात हो, पानी की बात हो, शिक्षा की बात हो, गरीबों की भलाई की बात हो, तो चहुमुखी विकास हुआ, ठीक है ना। इसलिए इतिहासकार उसके शासन काल को रोम के इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि स्वर्ण काल, रोमन साम्राज्य में स्वर्ण काल किसके कार्यकाल को कहा जाता है, तो अगस्टस सीजर का, ठीक है। अगस्टस एक सफल सैनिक तथा कुशल प्रशासक था। ऐसे रोमन साम्राज्य में सम्राट नहीं बन सकता, उसके अंदर जो है कुशल प्रशासक होना है, वो चतुर होगा, सैनिक होगा, ठीक है ना। वह सीनेट का सम्मान करता था। देखिए यहाँ जो है संविधान का ये क्या करता था, अगस्टस सम्मान करता था, इज्जत करता था, उनके नियमों का पालन करता था। यद्यपि प्रशासन की संपूर्ण शक्तियां उसके अपने हाथों में केंद्रित थी, यानी सीनेट के अंदर केंद्रित थी, और सीनेट को ये सम्मान देता था। उसने सैन्य संगठन की ओर विशेष ध्यान दिया, यानी जब सेना मजबूत रहेगा तो देश भी मजबूत रहेगा। बोला कि प्रांतों के निवासियों को भी सेना में नियुक्त किया गया। प्लेबियन वर्ग के लोगों को जो है सेना में भर्ती लेकर के जो है उसको पेमेंट भी देने लगा। बोला उसने सैनिक संख्या में वृद्धि की एवं सैनिकों को संतुष्ट रखने का सफल प्रयत्न किया। यानी संतुष्ट तभी होगा ना सेना, जब उसको आप पेमेंट करिएगा, जब उसको पैसा दीजिएगा, उसकी आजीविका को पूरा करने के लिए क्या जरूरी है, तो धन की जरूरी है, तब ना संतुष्ट होगा। तो इनके कार्यकाल में जो है सैनिकों को पेमेंट भी मिलने लगा और आम प्लेबियन वर्ग के लोगों को भी सेना में भर्ती लिया जाने लगा। बड़े उसके शासनकाल में देश में संपूर्ण सुरक्षा तथा शांति का वातावरण था, इसलिए अगस्टस के काल को शांति का काल कहा जाता है, ठीक है। स्वर्ण काल के साथ साथ शांति का वातावरण था, इसलिए शांति का काल भी कहा जाता है। उसने योग्य व्यक्तियों को प्रांतों का गवर्नर नियुक्त किया, यानी जो योग्य व्यक्ति है, ये नहीं कि प्लेबियन से किसको दे दूं,
यानी ये संपन्न परिवार से है, धनी है तो उसको दे दो, ऐसा नहीं। जो योग्य है, योग तो प्लेबियन से भी हो सकता है ना, तो इसलिए योग्य व्यक्तियों को प्रांतों का गवर्नर बनाया, जो अपने अपने क्षेत्रों की सुरक्षा एवं समृद्धि हेतु उत्तरदायी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता हो। ठीक है, देश के आर्थिक विकास हुआ एवं जन सम्मान की सुख सुविधाओं में भी वृद्धि हुई, कला एवं संस्कृति का भी विकास हुआ। अब यहाँ देख सकते हैं कि विकास हुआ, साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई, लोगों को जब शिक्षा के लिए स्वतंत्रता दी गई तो देखिए यहाँ पर जो है साहित्य का भी जो है उन्नति शुरू हो जाता है। किनके काल में? अगस्टस के कार्यकाल में। अनेक सुंदर भवनों का निर्माण हुआ, मूर्ति कला तथा चित्रकला में अपनी पराकाष्ठा को भी प्राप्त किया। यानी लोगों को जब तक स्वतंत्रता नहीं दिखाई दीजिएगा तब तक अपना कला का प्रदर्शन नहीं करेगा। इससे पहले हम लोग देखें काफी नाराज था। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के बारे में जब हम लोग पढ़े उसका पतन कैसे हुआ, तो वहाँ दास प्रथा का जो बहुत ज्यादा प्रचलन में था, लेकिन यहाँ जो है कह सकते हैं निम्न वर्गों को चित्रकला, मूर्ति कला है ना आदि बनाने के लिए जो है स्वतंत्रता, पढ़ने के लिए जो है स्वतंत्रता, तब तो उन्नति भी साहित्य का। जब तक स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तब तक विकास भी नहीं होगा। अब बोल रहा है कि उसने अत्यधिक विस्तार के स्थान पर संगठन पर बल दिया, अगर संगठन मजबूत रहेगा तो साम्राज्य विस्तार होगा। सड़क का निर्माण का यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। बंदरगाह, जल व्यवस्था तथा सिंचाई सुविधा जैसे आधारभूत ढांचों का भी विकास में, कृषि एवं व्यापार का क्षेत्र में पर्याप्त जो है प्रगति हुई। कानून तथा व्यवस्था में भी पर्याप्त सुधार हुआ, है ना। दास प्रथा कम होने लगा, कानून जो है चाहे सामान्य लोग हो चाहे पेट्रिशियन वर्ग के लोग हो सभी के लिए समान लागू होने लगा, और न्याय तथा शांति की स्थापना हो गई। अगस्टस के शासनकाल में शांति तथा सुरक्षा का जोर दौर प्रारंभ हुआ, यानी इनके कार्यकाल में जो है सुरक्षा और शांति का गारंटी दिया जाने लगा। तो यही कारण है कि इनके जो कार्यकाल में जो है रोमन साम्राज्य जो है काफी विकास करता है। लगभग 200 वर्षों तक जो है कायम रहा। ये क्यों रोमन साम्राज्य? तो हम लोग जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों? तो पूर्वी रोमन साम्राज्य के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है और 1000-2000 साल बाद जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन होता है। अभी बोले कि निसंदेह सम्राट अगस्टस ने नवीन राजनीतिक ढांचे को 3 प्रमुख घटक सम्राट, सीनेट और सेना में समुचित समन्वय तथा संतुलन बनाकर साम्राज्य को स्थापित की और अग्रसर किया। यही कारण है कि अगस्टस को जो है किसकी उपाधि दी जाती है? सम्राट की उपाधि सीनेट के द्वारा दिया जाता है। अगस्टस सीजर की उपाधि कौन देता है? सीनेट। ये भी आपको पूछ सकता है कि अगस्टस सीजर की उपाधि अगस्टस को कौन दिया? यानी अगस्टस को सम्राट अगस्टस सीजर की उपाधि सीनेट ने दिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर रोमन साम्राज्य के आर्थिक प्रसार यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के किन किन कारणों से हुआ इसके बारे में जो हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो है सम्राट तराजान एक जो आया था, सम्राट तराजान जो है 113 से लेकर 117 ईस्वी के बीच जो है इनका बहुत छोटा कार्यकाल रहता है। ईस्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आया। ठीक है, और पेक्लो रोमाना का काल जो है इन्होंने समाप्त किया, यानी जो शांति का जीवन था ना। सम्राट तराजान कौन? सम्राट तराजान जो है का कार्यकाल जो 113 से लेकर 117 ईस्वी के बीच रहा और शांति का काल को समाप्त कर दिया और दजला के पार के क्षेत्रों पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। जो दजला और फरात की नदी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता तक जो है सम्राट तराजान ने ही रोमन साम्राज्य को विकास किया था, पूर्वी रोमन साम्राज्य को। ठीक है, और साथ ही भारत का विजय का स्वप्न था। तराजान को कहना था कि हम भारत तक जो है, सम्राट तराजान ही एक ऐसा था जो भारत तक भी अपने आप को विजय का स्वप्न देखा था कि भारत को भी मैं रोमन साम्राज्य में मिला दूंगा। ठीक है, और भारत की तरफ से जो जहाज आता था व्यापार के लिए उस पर जो है सम्राट तराजान नजर बनाए रखता था। ठीक है, यह काफी जो है उपजाऊ भूमि है जो आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था और यह क्षेत्र रोम में मिलाने का जो है काम कर रहा था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सम्राट तराजान के बारे में आप लोग जान गए कि कौन था, उनके उसका जो सपना था वो क्या था। हालांकि जो है बहुत छोटा कार्यकाल रहा उनका, 4 साल का कार्यकाल रहा, 5 साल का। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग जो है रोमन साम्राज्य में आर्थिक प्रसार कैसे हुआ, उन्नति कैसे हुआ, इसके विषय में देखते हैं। बड़े अगस्टस के काल को उस समय की भौतिक समृद्धि के कारण ही स्वर्ण युग आया। यानी जो है उस समय जो है भौतिक समृद्धि का मतलब है हर उत्पादक के लिए जो है मशीन और तकनीकी और सुशासन की वजह से जो है स्वर्ण युग माना जाता है। भूमध्य सागर के समुद्री लुटेरों के आतंक को नष्ट करने के लिए अगस्टस एक अस्थायी और शक्तिशाली जहाजी बेड़े का निर्माण किया। इससे समुद्री लुटेरों को समाप्त कर दिया। कौन? अगस्टस। ठीक है, अब यहाँ जो अब रोमन साम्राज्य
कि व्यापारी सुरक्षित रूप से व्यापार करने लगे। यानी जब व्यापारी करने के लिए जहाज से निकलते थे ना, तो उसको लूट लिया जाता था समुद्र में। इसलिए अगस्टस ने जो है शक्तिशाली जहाजी बेड़े का निर्माण करवाया और लुटेरों को काफी समाप्त किया, जिससे व्यापारी लोग स्वतंत्र होकर के और सुरक्षित महसूस करके जो है व्यापार करने लगे। इस शांति तथा सुरक्षा के वातावरण में रोमन साम्राज्य के व्यापार एवं उद्योग धंधों का अत्यधिक प्रसार हुआ। जब व्यापार स्वतंत्र महसूस करने लगे, सुरक्षित महसूस करने लगे, तो निश्चित रूप से बाजार का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, व्यापार बढ़ जाता है और तकनीकी सुधार होना शुरू हो जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास का जो बच्चों व्यापार बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि रोमन साम्राज्य में इटली का व्यापार अत्यधिक बढ़ गया। और इटली, क्योंकि इटली में ही रोम है, आपको ये भी याद रखना है, इटली की राजधानी है, तो इसलिए जो है इटली में व्यापार बढ़ जाता है और निर्मित वस्तुएं बाहर जाती थी। जो इटली में बनाया जाता था बच्चों, जो वस्तु रोम के अंदर, साम्राज्य के अंदर, उस वस्तु को जो है दूसरे सभ्यता में बेची जाती थी। ठीक है, और उसे जो है धन संपत्ति और भी अंदर यानी रोमन साम्राज्य के अंदर लाया जाता था। बुराई एवं बाहरी देशों से आवश्यक वस्तुओं के साथ विलासिता की वस्तुओं की आयात की जाती थी। जो वस्तुएं रोमन साम्राज्य के अंदर बनती थी, उसको दूसरे सभ्यता और दूसरे साम्राज्य में बेची जाती थी और उस साम्राज्य से जो है विलासिता की वस्तुएं जो है खरीद करके या आयात करके लाती थी। ठीक है, बड़े व्यापार द्वारा अत्यधिक संपत्ति संचय के कारण जो है रोमन लोग काफी विलासिता की वस्तुओं पर अत्यधिक खर्च करने लगे। देखिए विलासिता की वस्तु क्या है, ये भी सोचने वाली है, समझने वाली चीजें हैं। जैसे लोग पंखा के बजाय एसी यूज करने लगे, पंखा के बजाय एसी यूज करने लगे, सोना चांदी का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे, सोना चांदी, ठीक है ना, सोना चांदी, अच्छा बिल्डिंग, अच्छा घर बनाना, ठीक है, और जो अच्छे कपड़ा पहनना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लग्जरियस बोलते हैं, विलासिता की वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य के लोग या रोमन के लोग जो हैं क्यों विलासिता की वस्तु खरीदने लगा, क्योंकि वो लोग व्यापार शुरू कर दिया, व्यापार से काफी धन कमाता था। अब यहाँ बोल रहा है कि पश्चिमी प्रांतों से सूती के कपड़े, देखिए कहाँ से, तो पश्चिमी प्रांतों से सूती के कपड़े, ऊन, चमड़ा तथा कई प्रकार के खनिज पदार्थ आयात किए जाते थे, यानी महंगे महंगी चीजें जो है आयात किए जाते थे। एशिया माइनर से कालीन, कालीन कपड़ा को कहा जाता है, वहां से जो है खरीदी जाती है, मखमल की जो कपड़ा कहा जाता है। ठीक है, मिस्र से लेलुन के जो है कपड़े या फिर वस्तु मंगाए जाते थे, चीन से रेशम, और यहाँ बोला है कि सूडान से सीसा आयात किया जाता था, चीन से रोम के रेशम का आयात, रेशम मार्ग, ठीक है, रेशम मार्ग कहाँ है, चीन में, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, रोमन साम्राज्य और चीन के बीच जो व्यापार का मार्ग हुआ करता था उसको रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था, जिसमें भारतीय व्यापारी मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। यानी भारतीय व्यापारी भी रोमन साम्राज्य से क्या करता था, व्यापार का भूमिका निभाता था। भारत से मलमल, देखिए हम अभी जिक्र कर ही रहे थे, कालीन और मलमल का कपड़ा जो है, कालीन एशिया से और मखमल विशेष रूप से भारत से जो है रोमन के लोग जो है खरीदारी करता था। यहाँ तक कि हाथी के दांत का जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, और हीरे, मोती, ज्वारात, केसर, ये केसर जम्मू कश्मीर में ज्यादा उत्पादन होता है, सुगंधित दर्भ, है ना, मसाले जो अभी केरल में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, ये भारत जो है किसको देता था, रोमन साम्राज्य व्यापार करता था। और रोमन साम्राज्य में जो उत्पादित वस्तुएं होती थी वो भारत खरीदता था। अब बोल रहा है कि आदि आयात होता था, रेशम तथा ज्वारत के व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने अत्यधिक मुनाफा कमाया था, है ना। यहाँ के लोग जो है सोना चांदी ले जा करके रोमन साम्राज्य में बेचता था, तो उनको जो है अधिक कीमत मिलती थी और भारतीय व्यापारी इस तरह जो है अत्यधिक मुनाफा कमाया। अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि कृषि उद्योग, कृषि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे भारत में भी आज भी 45% लोग जो हैं कृषि पर आश्रित हैं और बिना कृषि का किसी देश का जो है डेवलपमेंट संभव नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युद्ध में विजय के बाद बड़ी मात्रा में जो है युद्ध बंदी दास बनाए गए। युद्ध करने के बाद क्या होता है, दास बना दिया। उस दासों का क्या काम है, तो खेती में लगा दो, ठीक है ना, खेती के कामों में, कृषि के कामों में जो है उनको लगाया जाता था। इन दासों के द्वारा जो है बड़ी मात्रा में कृषि योग्य भूमि निर्मित की गई और भारी मात्रा में जो है कृषि कार्य संपन्न कराए गए। दास से काम लिया जा रहा है। थोड़े कृषि प्रणाली में कई सुधार किए गए। कृषि में तो प्रगति हुई, मगर कृषि कार्य में लगे दासों की स्थिति अत्यधिक गिरावट आई। यानी जो है कृषि में तो सुधार हो गई, उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन जो उत्पादन में सहभागी हुआ जो दास, उनकी स्थिति जस का तस बना रहा, बल्कि और भी उन लोगों को शोषण किया जाने लगा। तो कि कृषि के साथ साथ उद्योगों में भी पर्याप्त वृद्धि हुआ। जितना तेजी से कृषि जो है कच्चे मालों का उत्पादन करेगा, उतनी तेजी से उद्योग का विकास होगा। जैसे मान लिया जाए कपास उत्पादन करेगा, कपास से ही कपड़ा बनता है। या अगर चीनी उद्योग का विकास होगा, तो जब तक गन्ना किसान उत्पादन नहीं करेगा तब तक जो है चीनी उद्योग, चीनी मिल तो बनेगा नहीं। धान उत्पादन नहीं करेगा तब तक तो राइस मिल बनेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है कृषि के साथ साथ जो है उद्योग में पर्याप्त वृद्धि हुई। काफी मात्रा में छोटे छोटे कारीगर, लुहार, बढ़ई तथा जूते बनाने के लघु उद्योग में कार्यरत थे, क्योंकि संपन्न वर्ग के लोग कारीगरों के पेशे को एक दृष्टि से देखते थे। भारत के अंदर भी भेदभाव था धर्म को लेकर के, और रोमन साम्राज्य में भी था। जो प्लेबियन वर्ग के लोग जो था, कारीगर था, किसान था, उनके पैसे को जो है इन दृष्टि से देखा जाता है ना। यही कारण है कि रोमन साम्राज्य का पतन हुआ।
अब यहाँ पर देखिए आता उद्योग का वांछित विकास नहीं हुआ, जिस तरह अपेक्षा रखा गया था अगस्टस सीजर के कार्यकाल में, वैसा विकास नहीं हो पाता है। इटली में मिट्टी के सुंदर एवं चमकीले बर्तन बनाने का उद्योग भी विकसित था। यहाँ से निर्मित बर्तन बाह्य देश में निर्यात किया गया, यानी बेचा गया। टीन एवं तांबा मिलाकर कांसा बनाया गया। देखो ये साइंस की चीजें हैं कि टीन और तांबा मिलाकर के कांसा बनाया जाता है और कला से परिचित थे तथा कांसे के बर्तनों का निर्माण किया जाता है। अब कुछ रोमन साम्राज्य के जो है अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, है ना, और हम लोग जो है वीडियो का अंत करेंगे। तो हम लोग चलिए बच्चों देखते हैं कि रोमन साम्राज्य का जो है अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या था। बोला भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्र में पानी शक्ति का अनेक तरीके से प्रयोग। देखिए भूमध्य सागर के आसपास जो है ना काफी उपजाऊ मिट्टी है। देखिए नदी के किनारे या सागर के किनारे जो होते हैं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और वहाँ जो खट्टे फलों का जो है खास करके भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो है खट्टे फलों का उत्पादन अंगूर इत्यादि का किया जाता है। ठीक है, बोला उसे शराब भी बनाया जाता था। काफी जो है रोमन साम्राज्य वाले को जो है मुनाफा प्राप्त होता था। बोले जल शक्ति के उपयोग के फलस्वरूप टेक्नोलॉजी में पर्याप्त उन्नति हुई। जल शक्ति से मिले चलाई जाती थी, यानी जैसे वहाँ पर बिजली का जो है जनरेट किया गया, उसके कारण जो है वहाँ चाहे चीनी का मिल हो, राइस मिल हो, आटा मिल हो, वो सारी चीजें चलाई जाती थी। जल शक्ति की सहायता से स्पेन ने सोने और चांदी की खानों में खुदाई की जाती थी। बोले कि प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी में जल शक्ति की सहायता से विशाल औद्योगिक स्तर पर जो है खानों से खनिज निकाले जाते थे जल शक्ति के कारण। ठीक है ना। अब बोले कि उत्पादकता का स्तर काफी ऊंचा है। आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच जल शक्ति को लेकर ही लड़ाई है ना, सिंधु जल। और उस वक्त भी जो है भूमध्य सागर के जल का काफी जो है रोमन साम्राज्य फायदा उठाया, है ना। यहाँ पांचवा पॉइंट कहता है कि उत्पादकता का स्तर काफी ऊंचा था। विद्वानों का विचार है कि रोमन साम्राज्य में उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि लगभग 1700 वर्ष बाद अर्थात 19वीं शताब्दी में भी उत्पादकता इतना उच्च दृष्टिगोचर नहीं होता था। इतना पहले जो है डेवलप किया हुआ था रोमन साम्राज्य। उत्पादकता का मतलब होता है कार्य क्षमता अधिक होना। बुरा है कि आधुनिक काल में समान सुगठित वाणिज्य तथा बैंकिंग व्यवस्था व्याप्त थी। देखिए वहां पर जो है किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली को संचालित करने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए, मनी सर्कुलेट करने के लिए बैंक बहुत जरूरी है। उस समय जो था बैंक था। बड़े धन का व्यापक रूप से उपयोग होता था। बड़े सम्राट या साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रमुख नगर स्थित थे जो औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु था। ठीक है, तो इस तरह जो है रोमन साम्राज्य का जो है विशेषता था। विशेष रूप से भूमध्य सागर में जो जल था उसकी विशेष विशेषता था। ठीक है, उनका अनेक प्रकार से प्रयोग करके जो है साम्राज्य का विकास किया। तो धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम लोग मिलने वाले हैं वो है इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय चैप्टर में हम लोग आप लोगों से मिलेंगे, और आशा करते हैं कि आप मेरे वीडियो जरूर देखते होंगे। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।